हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डायग्नोस्टिक टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड टू कंफर्म ए केस ऑफ जापानीज इंसेफेलाइटिस। जापानीज इंसेफेलाइटिस डिजीज का केस कंफर्म करने के लिए कौन सा ऐसा डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कि कॉमनली हम यूज में लेते हैं? ऑप्शन ए यूरिन कल्चर, ऑप्शन बी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि पीसीआर, ऑप्शन सी चेस्ट एक्सरे, ऑप्शन डी यूरिन एनालिसिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होती है उसे यूज में लेते हैं। हमें जापानीज इंसेफेलाइटिस डिजीज को डायग्नोस करना है तो उसके लिए हम सीरोलॉजिकल टेस्ट भी करते हैं जिसके अंदर की हम डिटेक्ट कर सकते हैं जापानीज इंसेफेलाइटिस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को। आईजीएम जो होती है वो सीएसएफ के अंदर प्रेजेंट होती है या फिर सीरम के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर आईजीएम का लेवल एलिवेटेड देखने को मिल रहा है तो यह इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर रिसेंट इन्फेक्शन हुआ है। इसके बाद दूसरा टेस्ट आता है हमारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो कि पीसीआर है। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जेई वायरस के आरएनए को सीएसएफ और ब्लड में, जो कि कंफर्म करता है रिसेंट इन्फेक्शन को। इसीलिए यह स्पेशली यूजफुल है अर्ली स्टेज ऑफ द डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डिफाइंड एज हैबिचुअल एबॉर्शन। यहाँ पर हैबिचुअल एबॉर्शन का डेफिनेशन कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन ए 1 मिसकैरेज ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ऑप्शन बी 2 consecutive miscarriage, ऑप्शन सी 3 or more consecutive miscarriages, ऑप्शन डी एनी नंबर ऑफ मिसकैरेजेस थ्रू आउट प्रेगनेंसी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, क्योंकि हमें यहाँ पर जो पूछा गया वो है हैबिचुअल एबॉर्शन, जिसका मतलब होता है कि 3 or more consecutive miscarriages। इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है वो भी हम देख लेते हैं। हैबिचुअल एबॉर्शन इज डिफाइंड एज 3 or more consecutive pregnancy losses before 20 weeks of gestation। बिफोर 20 weeks ऑफ gestation जो है वो 3 या 3 से अधिक प्रेगनेंसी लॉस हुआ है तो वो हमारा हैबिचुअल एबॉर्शन की कंडीशन के अंदर आ जाता है। इसका दूसरा नाम जो है हमारा रिकरेंट मिसकैरेजेस या फिर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के नाम से भी आपको पूछा जा सकता है। अगर हम बात करते हैं इसके कॉजेस की तो इसके डिफरेंट कॉजेस होते हैं, लेकिन एग्जाम में जो होता है हमें मेनली पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है, तो वहां पर हमारा आंसर होगा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के बाद दूसरा कॉज होता है हमारा एनाटॉमिकल इश्यूज और थर्ड है हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस। इसी के साथ ही फोर्थ अगर कोई इन्फेक्शन या लाइफस्टाइल फैक्टर है तो वो भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हेरिडिटरी डिजीज इज मोस्ट क्लोजली लिंक्ड टू एन्यूरिज्म। निम्न में से कौन सी हेरिडिटरी डिजीज है जो कि क्लोजली लिंक करती है एन्यूरिज्म से? ऑप्शन ए मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ऑप्शन बी सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन सी ल्यूपस इरिथेमेटोसस, ऑप्शन डी मार्फन सिंड्रोम। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी मार्फन सिंड्रोम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह पता होना चाहिए कि मार्फन सिंड्रोम चीज है। मार्फन सिंड्रोम इज क्लोजली रिलेटेड टू एन्यूरिज्म, जो कि हम ऑलरेडी क्वेश्चन में देख चुके हैं। अब यह जो रिलेटेड है वो देखेंगे। बिकॉज इट अफेक्ट द कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी, यह हमारे बॉडी के कनेक्टिव टिश्यूज को अफेक्ट करता है, जो कि क्रूशियल रोल प्ले करते हैं मेंटेन करने के लिए स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द ब्लड वेसल इंक्लूडिंग आर्टा को भी मेंटेन करते हैं। अगर हम बात करते हैं मार्फन सिंड्रोम की तो यहाँ पर जो होता है वीकन कनेक्टिव टिश्यू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आर्टिक डायलेशन भी हो सकता है और एन्यूरिज्म फॉर्मेशन भी हो सकता है। इसीलिए जो एन्यूरिज्म था वो क्लोजली लिंक था हमारा मार्फन सिंड्रोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए चाइल्ड इज एडमिटेड टू द पीडियाट्रिक वार्ड विद सस्पेक्टेड रूमेटिक आर्थराइटिस, व्हाट शुड बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट ए नर्स शुड आस्क द पेरेंट्स। एक चाइल्ड है जो कि पीडियाट्रिक वार्ड में एडमिट हुआ है और यहाँ पर सस्पेक्टेड है केस हमारा रूमेटिक आर्थराइटिस का। यहाँ पर ऐसे नर्स जो है वो पेरेंट्स को कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो पूछना चाहिए? ऑप्शन ए, डिड द चाइल्ड वॉमिट फॉर 4 days, ऑप्शन बी, डिड ए रिसेंट एपिसोड्स ऑफ फेरेंजाइटिस डेवलप, ऑप्शन सी, डिड द चाइल्ड शो ए लैक ऑफ इंटरेस्ट इन फूड, ऑप्शन डी, नो नीड टू आस्क एनी क्वेश्चन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, डिड ए रिसेंट एपिसोड ऑफ फेरेंजाइटिस डेवलप। चलिए अब हम देखते हैं कि रूमेटिक आर्थराइटिस के केस में फेरेंजाइटिस जो है वो किस तरह से अफेक्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फेरेंजाइटिस जो है वो कॉमनली होता है हमारा ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से। कुछ इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनके अंदर इसकी वजह से रूमेटिक फीवर डेवलप हो जाता है, जो कि एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है जो हमारी बॉडी के हार्ट, जॉइंट्स, स्किन और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है।
One of the major clinical manifestation of rheumatic fever is rheumatic arthritis, which involve inflammation of the joint. अगर rheumatic fever हुआ है तो उसका एक major manifestation होता है, जैसा कि हमने देखा कि यह joints को भी affect करता है. तो rheumatic arthritis होने के chances रहते हैं, यानी कि inflammation of the joint हो सकता है. Rheumatic arthritis can cause joint pain, swelling and stiffness. अगर यह disease हो रही है तो इसकी वजह से हमें यह 3 चीजें देखने को मिलेगी. क्वेश्चन ही हमारा, which of the following is an international agency which assists program that benefits child health most? निम्न में से कौन सी ऐसी इंटरनेशनल एजेंसी है जो कि असिस्ट करती है प्रोग्राम्स बनाने में जो कि बेनिफिट रहते हैं चाइल्ड हेल्थ के लिए? ऑप्शन ए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन सी यूनिसेफ, ऑप्शन डी रेड क्रॉस. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी यूनिसेफ. चलिए अब हम देख लेते हैं यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है. यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड. अगर बात की जाती है अगर इसके हेडक्वार्टर की तो न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट के अंदर इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है. इसका जो मेनली फोकस होता है, इट्स मिशन इज टू प्रोवाइड इमरजेंसी रिलीफ प्रोवाइड करता है, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन टू चिल्ड्रन. तो मेनली जो इसका फोकस होता है वो चाइल्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग इज टू प्रोवाइड. नर्सिंग के अंदर रिसर्च का क्या इंपॉर्टेंस है? ऑप्शन ए क्वालिटी नर्सिंग केयर, ऑप्शन बी कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर, ऑप्शन सी एविडेंस बेस्ड नर्सिंग केयर, ऑप्शन डी इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी एविडेंस बेस्ड नर्सिंग केयर. रिसर्च प्रोवाइड द एविडेंस नीडेड टू इम्प्लीमेंट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस. रिसर्च के द्वारा हमें एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के लिए एविडेंस जो होते हैं उनकी आवश्यकता होती है, यह हमें प्रोवाइड करता है. इसी के साथ ही यह इंश्योर करता है नर्सिंग इंटरवेंशंस को एट द बेस्ट लेवल ऑफ द एविडेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाइल असेसिंग ए न्यूबॉर्न फॉर डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप, द नर्स वुड बी एक्सपेक्टेड टू असिस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. जब हम एक न्यूबॉर्न को असिस्ट कर रहे हैं फॉर द डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप के लिए, तो यहाँ पर ऐसी कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग होगी जिसे कि नर्स एक्सपेक्ट करेगी? ऑप्शन ए सिमेट्रिकल ल्यूटियल फोल्ड्स, ऑप्शन बी ट्रेंडलेनबर्ग साइन, ऑप्शन सी सनसेट साइन, ऑप्शन डी ऑर्टोलानी साइन. राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी ऑर्टोलानी साइन. चलिए अब हम देख लेते हैं यह साइन क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यह एक क्लिनिकल टेस्ट है जिसे कि हम यूज में लेते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ हिप डिस्प्लेसिया इन द न्यूबॉर्न एंड यंग इन्फेंट्स के अंदर. जब भी हम इस टेस्ट को कर रहे हैं तो हमारा जो पोजीशन रहता है इन्फेंट का वो सुपाइन पोजीशन में रहना चाहिए. इसके बाद हम इसको किस तरह से प्रोसेसर करते हैं वो देखने वाले हैं, और मूवमेंट जो रहेगा हमारा, एग्जामिनर होल्ड करेगा इन्फेंट्स की थाइस को और जेंटली एबडक्ट करेगा और एक्सट्रीमली रोटेट करेगा हिप को. अगर हमारा साइन पॉजिटिव होगा ऑर्टोलानी साइन तो यह इंडिकेट करेगा पाल्पेबल क्लंक या फिर क्लिक के साथ. तो इस तरह से हम जो होगा ऑर्टोलानी साइन को असेस करते हैं. Next question is, if patients come to the primary healthcare center with signs of clotting problem, community health nurse suspect the deficiency of. प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर हमारे पास एक पेशेंट आता है जिसका साइन है क्लॉटिंग प्रॉब्लम का. ऐसे कम्युनिटी हेल्थ नर्स हम यहाँ पर किसकी डेफिशिएंसी को सस्पेक्ट करेंगे? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी आयरन. राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी विटामिन के, क्योंकि हमें यहाँ पर साइन जो दिया गया है वो है हमारा क्लॉटिंग प्रॉब्लम का. तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी विटामिन के. चलिए अब हम देख लेते हैं विटामिन के का किस तरह से रोल होता है. विटामिन के इसेंशियल होता है कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स के सिंथेसिस के लिए ब्लड के अंदर, और यह क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 4 हैं. फर्स्ट है क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 और 10. इन 4 फैक्टर्स के सिंथेसिस के लिए विटामिन के जरूरी होता है. अगर किसी रीजन से इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो इनका जो प्रोडक्शन है वो इम्पेयर हो जाता है. अगर इसका प्रोडक्शन इम्पेयर होगा तो उसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से यहाँ पर इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग और ब्रूसिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे. अब बात आई है क्लॉटिंग फैक्टर्स की, तो अब हम उसके नाम भी देख लेते हैं. क्लॉटिंग फैक्टर फर्स्ट जो होता है उसे फिब्रिनोजन कहते हैं. क्लॉटिंग फैक्टर सेकंड प्रोथ्रोम्बिन कहलाता है. थर्ड जो होता है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन कहलाता है. फोर्थ होता है उसे कैल्शियम कहते हैं. फिफ्थ जो है लेबाइल फैक्टर कहलाता है. क्लॉटिंग फैक्टर 6 जो होता है वो नहीं प्रेजेंट होता है. स्टैंडर्ड कोएगुलेशन फैक्टर के अंदर इसे हम इंक्लूड नहीं करते हैं. नेक्स्ट आ जाता है 7 जो कि स्टेबल फैक्टर है. फिर आता है 8 जिसे कि हम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बोलते हैं. 9 जो कि हमारा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी कहलाता है. 10 जो है वो है हमारा स्टुअर्ट पावर फैक्टर.
11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, पीटीए शॉर्ट में बोलते हैं इसे। 12 जो होता है वो हैगमैन फैक्टर है और 13 जो होता है वो फिब्रिल स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स होता है। तो इस तरह से हमें क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम भी पता होने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मोस्ट लाइकली साइड इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल रेडिएशन टू द नेक फॉर कैंसर ऑफ द लैरिंक्स इज। कैंसर ऑफ द लैरिंक्स के लिए एक्सटर्नल रेडिएशन दी जा रही है, तो इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? ऑप्शन ए कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन बी डायरिया, ऑप्शन सी डिज्निया, ऑप्शन डी सॉर थ्रोट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी सॉर थ्रोट। चलिए अब हम देख लेते हैं हमें साइड इफेक्ट कौन कौन से देखने को मिलेंगे। कॉमन साइड इफेक्ट्स के अंदर आता है सॉर थ्रोट, होअर्सनेस, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, फटीग, नेक स्टिफनेस और ड्राई माउथ। ये जो होते हैं हमें कॉमनली साइड इफेक्ट के तौर पे देखने को मिलते हैं।